कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारी चीज़ें, वो सारे पदार्थ, वो सारे विलयन जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो H+ आयन देते हैं डिसोसिएशन पर, और साथ ही जो क्या करते हैं, ब्लू यानी नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। और साथ ही हमने क्या पढ़ा था, जो किसी क्षार के संपर्क में आने पर लवण और जल बनाते हैं, उन सबको हमने किसकी कैटेगरी में रखा था, एसिड यानी अम्ल की कैटेगरी में रखा था। दूसरा हमने पढ़ा था क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में बिटर, कड़वे, कसैले होते हैं, जो H+ आयन नहीं देते हैं डिसोसिएशन पर, या हम कहेंगे पानी पर मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, OH नेगेटिव आयन दे रहे थे। साथ ही जो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर रहे थे और क्या कर रहे थे, अम्ल के संपर्क पर आने पर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे। ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हमने बेस की यानी क्षार की कैटेगरी में रखा था। अब हमने पढ़ा था कि ये सारी चीज़ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और सभी को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है, गिवन सॉल्यूशन है, जो हमारे पास कोई विलयन है दिया हुआ, वो एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। तो उसके लिए कुछ सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, जो हमें सूचना देते हैं और बताते हैं कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। इसमें हमने 3 ऐसे इंडिकेटर ऐसे पढ़ लिए थे, जो नेचुरल इंडिकेटर जिन्हें हमने कहा था, जिसमें हमने टर्मरिक पढ़ा था यानी हल्दी, चाइना रोज यानी गुड़हल पढ़ा था, और साथ ही क्या पढ़ा था, लिटमस पेपर पढ़ा था। इसके बाद हम एक और इंडिकेटर देखते हैं, जिसको पीएच इंडिकेटर कहा जाता है, या पीएच पेपर आप बोलते हो, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है। तो ये सारा हमने रिवाइज किया कि पहले हमने क्या क्या पढ़ा। एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया था, बेस के बारे में हमने पढ़ लिया था, इनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे, इंडिकेटर हमने पढ़ लिया था। इसमें अब हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं पीएच की, ठीक है। इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोग समझ लीजिए, हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, पर फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक ऐसे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, और यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट होता है 7, ठीक है। 0 और 14, और इसका मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पीएच स्केल, इस स्केल के संपर्क में, या इस स्केल पे हम क्या मेजर करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, गिवन जो सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो अगर वो पीएच वैल्यू क्या आता है, लेस देन 7 आता है, ठीक है। क्या कहा हमने कि जो पीएच है सब्सटेंस का वो क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा। 7 से कम होगा अगर, तो वो कैसी प्रकृति का होगा, एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। यानी 0 से 7 के बीच में अगर किसी की पीएच वैल्यू आ रही है, वो 1 हो सकती है, 1.2, 1.3, 4, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 6 कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कहा जाएगा, एसिडिक इन नेचर कहा जाएगा, यानी वो क्या होगा, एसिड होगा। और जब 7 से ज्यादा, मोर देन 7, ठीक है, 7 से ज्यादा किसी का पीएच वैल्यू आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एसिड हो गए इस रेंज में 0 to 7, या 7 से कम आप बोलेंगे, और 7 से ऊपर 14 तक क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। 7 से कम किसी का एसिड पीएच वैल्यू आ रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है, अम्लीय प्रकृति का कहा जा रहा है। और 7 से ज्यादा किसी की पीएच वैल्यू अगर आ रही है तो वो क्या है, बेसिक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, ठीक है।
अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो कैसा है, बेसिक है नेचर में, ठीक है। अब हमने क्या कहा, 0 से 14 के बीच में एक मिडिल पॉइंट है जब पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर किसी का पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7 है, 7 के बराबर है, एग्जैक्ट 7 है, तो वो सारे सोल्यूशन क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ओके, क्या कहा, वो सारे सोल्यूशन कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये हमारे पीएच स्केल के बारे में हो गया। क्या कहा, पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बताता है, या हम कह सकते हैं कि ये 0 से 14 तक का एक स्केल है जिसमें हम क्या एसिडिटी, बेसिसिटी या कोई मीडियम अगर न्यूट्रल है उसके बारे में बताते हैं। अगर 7 से कम किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और 7 से ज्यादा अगर किसी का पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो कैसा होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का या प्रकृति का होगा। इतनी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। फटाफट पीएच से नोट कर लीजिए ये वाला स्केल, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने बता दिया कि क्या होता है। अगर पीएच से हम क्या पता लगा सकते हैं, यानी हम सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा है नेचर में, वो हम किससे बता सकते हैं, पीएच करके बता सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एग्जांपल है बहुत सिंपल, ए कोई सब्सटेंस है और कोई सब्सटेंस बी है, ठीक है। दो सब्सटेंस हमें दिए गए हैं, एक ए है, एक क्या है, बी है। हम कह रहे हैं ए की पीएच वैल्यू है 6 और बी की पीएच वैल्यू है 8। ओके, क्या कहा, ए की पीएच वैल्यू 6 है और बी की पीएच वैल्यू कितनी है, 8 है। तो अब हमें, क्योंकि पीएच वैल्यू हमने पता कर ली है, तो हमें बताना है कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, मतलब 7 से कम होगी, वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यानी हमारा ए कैसा हो जाएगा, एसिडिक, यानी अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या है, इसकी पीएच वैल्यू 8 है, 8 क्या होता है, 7 से बड़ा होता है। तो जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी उस केस में आपका जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा, बेसिक, यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। ओके, तो ये हमें पता लग गया है। दूसरा, हम पीएच स्केल में क्या देखते हैं कि जितनी पीएच में वैल्यू कम आएगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही एसिड हैं, ठीक है। हमने कहा ये ए और बी दोनों ही क्या हैं, अम्ल हैं, और दोनों की हमें पीएच वैल्यू दी गई है। सपोज इसका 3 है और इसका कितना है, 5 है। तो हमें बताना है दोनों की स्ट्रेंथ, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। हम कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक की पीएच वैल्यू 3 है, एक की 5 है, ठीक है। हमने क्या कहा अभी कि जितना ज्यादा पीएच वैल्यू जिसका कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन दोनों केस में पीएच वैल्यू किसका कम है, ए का कम है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू बी। तो यानी जिसका पीएच वैल्यू कम हुआ वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। लेकिन बेस के केस में ऐसा नहीं होता है, बेस के केस में ये फिर उल्टा हो जाता है। कैसे, बेसिसिटी क्या होती है, पीएच वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। यानी अब जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा आएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी ए और बी अगर दोनों क्या है, बेस हैं, और ए की जो पीएच वैल्यू है वो 8 है और बी की क्या है, 13 है, दोनों ही 7 से ज्यादा है, मोर देन 7 हो रहा है पीएच वैल्यू, इसीलिए क्या है, बेसिक नेचर के हैं। लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका पीएच वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो 13 क्या होता है, 8 से ज्यादा होता है, इसीलिए ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
ओके, तो पीएच के बारे में आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। पीएच क्या होता है, पीएच से आप कैसे बता सकते हैं कि एसिडिटी किसी भी सॉल्यूशन की, बेसिसिटी बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। साथ ही आप न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में भी बता सकते हैं कि जिनका पीएच 7 होता है। वाटर का पीएच 7 होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, तो 7 से ज्यादा हो गया, स्लाइटली एल्कलाइन होता है ह्यूमन ब्लड, ठीक है। 7 होता है पानी का, 14 होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 14 होता है। कर्ड का होता है 4.5 to 5.5, ठीक है, 4.5 से 5.5 के बीच में। दही का क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है, और दही क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा, लैक्टिक एसिड, तो इसकी वजह से जब दूध से दही बनता है तो दूध का पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, 6 से ज्यादा होगा, और वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब वो दही बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की थी, किसकी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इसमें एक जो एसिड या बेस होगा वो दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। जब भी एसिड और बेस की, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था NaOH और HCl का, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये NaOH आपका क्या हो जाता है, बेस यानी क्षार हो जाएगा, और ये एसिड यानी अम्ल है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2O यानी वाटर, जल आपका बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक नई टर्म आ रही है, सॉल्ट, ठीक है, यानी लवण। इस सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सॉल्ट यानी लवण। Salts are produced by the neutralization reaction between acid and base। हमने क्या पढ़ा कि एसिड और बेस के बीच में अभिक्रिया होगी और उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। उसमें पानी के अलावा एक अन्य उत्पाद बनेगा और उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्ट यानी लवण कहा जाएगा। तो जब आपको पूछा जाएगा कि लवण क्या है, तो लवण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या जो आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसका उत्पाद है। उत्पाद क्या होते हैं, जब कोई अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, उसके बाद जो नई चीज बनेगी उसको क्या कहा जाएगा, उत्पाद कहा जाएगा, ठीक है। तो यानी लवण क्या हो गए, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के उत्पाद हो गए। या हम क्या कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो पानी के अतिरिक्त एक और क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है, या आप बोल सकते हो उत्पाद बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, सॉल्ट यानी लवण कहा जाता है, ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्या कहा गया है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस कैसा होगा, वीक होगा। आर एसिडिक इन नेचर विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। क्योंकि हमने पीएच वैल्यू पढ़ लिया और हमें क्या पता है कि जो एसिड होते हैं उनके पीएच वैल्यू उनका कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो एसिडिक सॉल्ट होंगे वो किस वजह से होंगे, क्योंकि उनमें जो एसिड है वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। जब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ, वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो आपका सॉल्ट बन रहा है वो कैसा बनेगा, ऑब्वियसली एसिडिक बनेगा, क्योंकि हमारा एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और क्योंकि हमारा सॉल्ट एसिडिक है तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा, ओके, 7 से कम इसका पीएच वैल्यू हो जाएगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जब बेस कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस आपके वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि हमारा बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग, जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वही फाइनल प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलेगी, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा।
या आप इसको एल्कलाइन भी बोलते हो, ठीक है। एल्कलाइन और बेसिक दोनों वर्ड क्षार के लिए ही यूज होंगे, सॉल्ट। और क्योंकि ये बेसिक है, एल्कलाइन है या क्षारीय है, तो हम क्या कहेंगे, इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्षार जितने भी विलयन होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उनका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। तो इतनी चीजें हमने किसके बारे में समझनी है, सॉल्ट के बारे में। आपको सॉल्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, अभी इसको नोट कर लीजिए, सॉल्ट को। तो सॉल्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट अगर पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा तो वो क्या होगा, और पीएच वैल्यू आपको पता करनी आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक और इंडिकेटर बता देती हूँ। फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। जितने भी इंडिकेटर हैं आपके कोर्स में वो सारे कलर चेंज वाले हैं, जो कलर को चेंज कर देते हैं। तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर क्या होता है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये कलरलेस रहता है। कलरलेस यानी रंगहीन, जैसे पानी का रंग होता है ना, पानी का कोई रंग नहीं होता है तो रंगहीन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो एसिड के कांटेक्ट में जब फिनोल्फ्थलीन को लाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रंगहीन कहा जाता है। लेकिन जब फिनोल्फ्थलीन बेस के कांटेक्ट में, किसी क्षार के कांटेक्ट में आता है तो पिंक यानी गुलाबी कलर देता है, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ते हैं तो फिनोल्फ्थलीन टाइट्रेशन में यूज होता है, जब एसिड बेस की टाइट्रेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो क्या कहा, फिनोल्फ्थलीन को एसिड में डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर देगा। आप साथ साथ नोट भी करिए और फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी जितना आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर हमने देख लिया है। ये सॉल्ट के बारे में हमने इतना पढ़ा, ये आपको समझ आ गया होगा। आपको नोट भी करना है साथ साथ, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर करने हैं। अब सॉल्ट की क्या क्या हो सकता है, सॉल्ट या कैसा वो होता है, व्हाइट होता है कलर में। जनरली जितने सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ऑर्डरलेस होते हैं, ऑर्डर का मतलब किससे है, यहाँ पर स्मेल से है, गंध आप बोल सकते हो, तो उनमें कोई गंध नहीं होती है, ठीक है। सॉल्टी होते हैं, टेस्ट में नमकीन होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट जब आप पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं कि इनमें से ज्यादातर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, घुलनशील, घुल जाते हैं पानी में डालने पर। जैसे आपने कौन सा सॉल्ट देखा है, टेबल सॉल्ट देखा है घर में, कॉमन सॉल्ट जिसे बोला जाता है, साधारण नमक जिसे आप खाने में यूज करते हैं। NaCl होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम का सॉल्ट है ये, Na सोडियम का सिंबल होता है, Cl होता है क्लोरीन का। जब ये दोनों एक साथ आते हैं कंपाउंड में तो इनको NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ये सोडियम का सॉल्ट है, ठीक है। साधारण नमक जिसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, साधारण नमक। तो ये साधारण नमक जब पानी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल का मतलब घुल जाता है, घुलनशील होता है, ठीक है। क्या कहा हमने, सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जनरली पानी में घुल जाते हैं।
तो इसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा, NaCl का एग्जाम्पल देखा, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि पानी में मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वो घुल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। एग्जाम्पल क्या क्या है, NaCl हमने लिया, Na2CO3 लिया, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये है सोडियम कार्बोनेट। और इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर लिए जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा हो जाता है, NaHCO3 होता है यहाँ पर। अब देखो हमने पढ़ा अभी एसिडिक सॉल्ट, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है, जबकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, यानी ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड की रिएक्शन करवाकर फिर प्रोडक्ट प्राप्त किया गया होगा। ठीक है, होपफुली आपको सॉल्ट के बारे में ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ा, और तीनों किसके एग्जाम्पल थे, सॉल्ट्स के एग्जाम्पल थे। हमने नॉर्मल कॉमन सॉल्ट पढ़ा, NaCl, साधारण नमक जिसको घरों में यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट हमने पढ़ा, और साथ ही क्या पढ़ा कि इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल वाटर के 10H2O ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वॉशिंग सोडा हो जाएगा, जो किसमें यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में हो गया, लॉन्ड्री वगैरह के काम में यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने पढ़ा, जो क्या होता है, बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है, जिसको खाने के जो आइटम्स होते हैं ना, केक वगैरह, उनमें सब यूज किया जाता है, किस लिए, सॉफ्टनेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इस NaHCO3 से ही Na2CO3 बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से क्या बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। इसको हीट किया जाता है और हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाती है और फिर इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, देन हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ओके, तो ये सॉल्ट के बारे में पढ़ा, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट है, वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे जो हमारी दिनचर्या है, डेली की लाइफ है, उसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। फर्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, अपाचन। Our stomach contains HCl, that is a acid, hydrochloric acid. It helps us to digest food. Sometimes too much of acid cause indigestion. We take antacid as milk of magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. क्या कहा हमने, जब आप लोग क्या पढ़ रहे थे, डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई तो एसिड है कहाँ, हमारे स्टमक में, जो क्या काम कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, पाचन की क्रिया में, खाने को पचाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था, वो एसिड कौन सा था, वो अम्ल कौन सा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो था। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसा हैवी खा लेते हैं या ऐसे फूड आइटम्स ले लेते हैं, ऐसे खाना खा लेते हैं कि जिनके कारण स्टमक में एसिड की मात्रा, आमाशय में अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं,
अम्लता या एसिडिटी भी उसको कहा जाता है। ठीक है, अम्लता हो गई, एसिड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। इस एसिड की मात्रा के बढ़ने से क्या होगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी खाना प्रॉपर तरीके से उसका पाचन नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जब ऐसी स्थिति या परिस्थिति आ जाती है, तब क्या किया जाता है, क्योंकि हमें न्यूट्रलाइज करना है और हमें पता है कि अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है तो इस एसिड को कम कौन करेगा, बेस करेगा, यानी ये बेस जो है ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा, तो यानी अम्लता होने पर, एसिडिटी बढ़ने पर कोई बेस हम लेंगे और वहां पर क्या लिया जाता है, एंट एसिड उसे बोला जाता है, या एंटी एसिड आप बोल सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंट एसिड का काम करता है, जो कि क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये बेस आप लेंगे और ये बेस जो हमारे उस पेट में HCl की मात्रा बढ़ गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, या हमें एसिडिटी हो गई, ये बेस इस एसिडिटी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो यही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पर हो रही है। ठीक है, क्या कहा, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी उस एसिड की मात्रा बढ़ जाती है किन्हीं कारणों से, और इनडाइजेशन यानी अपाचन की स्थिति आ जाती है, जब खाना पच नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से, तब उस एसिड को कम करने के लिए, उसके जो क्रिया है, प्रक्रिया हो रही है वहां पर, उसको कम करने के लिए, उसकी मात्रा को कम करने के लिए कोई क्षार लिया जाएगा, बेस लिया जाएगा, जो यहाँ पर हम MOM मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस क्या करेगा, एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। इतना आ गया समझ में आपको इनडाइजेशन के बारे में, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, एंट बाइट, यानी जब चींटी काटती है, चींटी मधुमक्खी काटती है ना, तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड दैट इज फॉर्मिक एसिड, या हम इसको क्या बोलते हैं, मीथेनॉइक एसिड भी कहीं कहीं पर ये लिखा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है, एक उसका IUPAC नेम है और एक कॉमन नेम है। फॉर्मिक एसिड या मीथेनॉइक एसिड क्या करता है, इनटू द स्किन, क्या करेगा, स्किन में जब चींटी काटती है तो उसकी डंक में एक एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड जिसे बोला जाता है, और वो क्या करता है, जब वो काटता है स्किन में अपना डंक डालेगा, वो इंजेक्ट करेगा, तो उस टाइम पर वो एसिड भी इंजेक्ट करता है साथ में और एसिड को वहां छोड़ देता है, जिसके कारण आपको एक बर्निंग सेंसेशन या फिर इचिंग होती है स्किन में। ठीक है, एलर्जी टाइप की होती है, तो आपको क्या बताता है कि वहां पर कोई तो उसने एसिड डाला है, तो वो एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन लोशन सोल्यूशन विच कंटेन्स कार्बोनेट। ठीक है, तो क्योंकि वो एक एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज किया जाएगा, तो वो बेस क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो बेस है उसमें प्रेजेंट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा यूज किया जाएगा, या फिर कैलामाइन लोशन जिसमें भी कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, यानी ये भी कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। यानी चींटी ने आपको काटा, चींटी के का जो डंक होता है उसमें क्या था, अम्ल उपस्थित था, फॉर्मिक अम्ल या मिथेनॉइक एसिड जिसे आप बोल रहे हो वो उपस्थित था, वो उसने काटने के दौरान जब उसने अपना
जो डंक है वो इंजेक्ट किया स्किन के अंदर डाला, तो उसी टाइम क्या होता है, वो एसिड भी वहां पर क्या करेगा, रिलीज करेगा, छोड़ेगा, और उस एसिड की प्रेजेंस के कारण वहां पर आपको इचिंग हो सकती है, सेंसेशन हो सकता है, और उसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा, आप बेस का यूज कर सकते हैं। आप सिंपल जो सोप होते हैं, साबुन होते हैं घरों में, उनका उपयोग कर सकते हैं, उससे वॉश कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, कैलेमाइन लोशन जो प्रेजेंट होते हैं जिनमें कार्बोनेट होता है वो, या फिर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बेस है वो उस एसिड को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया, सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया, सॉल्ट के एग्जाम्पल पढ़ लिए, और साथ ही क्या पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में किस तरह से अफेक्ट करती है, या कहाँ कहाँ हमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, इंडाइजेशन के बारे में पढ़ा और एंट बाइट के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके आगे भी आपके एक दो पॉइंट्स और हैं इसी न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड, तो वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।